हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण है जो उसका अभ्यास पेपर 2 करेंगे क्लास 5 का, जो आपका नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। इसका पहला भाग हम कर चुके हैं, पहला पेपर हम कर चुके हैं बेटा। इसकी प्रैक्टिस अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। और इसमें मैं आपको सारी बातें बता चुकी हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं 1-1 नंबर के होंगे और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 गोले भरने के लिए। इनमें से जो भी आंसर होगा नीले या फिर काले पेन से एक ऑप्शन को हमने एक गोले को डार्क करना है, ठीक है। एक से ज़्यादा नहीं करने हैं। अगर आप एक से ज़्यादा कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है बेटे। अभी शुरू करते हैं। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। शुरू करें तो चलिए। सबसे पहले है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो ये पिक्चर देख लो, किसी जंगल की लग रही है ना। तो चलो शुरू करते हैं। एक वन था, वहाँ कोई राजा न था। जंगल में चारों तरफ गंदगी, अशांति, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन सभी जानवरों ने सोचा कि हम स्वयं ही कोई राजा चुन लेते हैं। इसलिए सभी पशु पक्षियों को कुछ न कुछ कार्य दिया गया ताकि उसके आधार पर राजा का चुनाव किया जा सके। लोमड़ी को मिट्टी हटाने का, बंदर को पेड़ों पर लगे जाले हटाने का और हाथी को एक गड्ढे में पत्थर डालने का। सभी पशु पक्षी राजा बनने की होड़ में जी जान से अपने अपने कामों में लग गए। हाथी पत्थर लाता परंतु उन्हें गड्ढे में नहीं डालता। यह देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसे तो हाथी राजा नहीं बन पाएगा। तभी पक्षीराज गरुड़ आए। उन्होंने सभी को बताया कि गड्ढे में उनके अंडे रखे हैं, इसलिए हाथी वहाँ पत्थर नहीं डाल रहा, क्योंकि उसके लिए राजा बनने से ज़्यादा जरूरी है अंडों की रक्षा करना। यह सुनते ही सभी ने हाथी की प्रशंसा की और सर्वसम्मति से उसे राजा चुन लिया। सर्वसम्मति बेटे, बिना किसी वोट के आपस में सलाह मशवरा करके कि ये व्यक्ति ठीक है, सर्वसम्मति से, यानी कि सबको यही पसंद था कि हाथी को राजा बना लिया जाए, ठीक है। अभी आगे इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले बेटे, वन में अशांति क्यों थी? अभी हमने पढ़ा क्यों थी। सभी पशु पक्षी अपना अपना काम करते थे, सभी पशु पक्षी गंदगी करते थे, सभी पशु पक्षी राजा बनना चाहते थे। वन में कोई राजा नहीं था। क्या है इसका आंसर? वन में कोई राजा नहीं था। आपको खुद से सोचना बेटे कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आगे है, ऐसे तो वह राजा नहीं बन पाएगा। दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द बताएं। अब सर्वनाम क्या होते हैं बेटे? सर्वनाम मतलब सबका नाम, जो किसी के नाम की जगह आए। तो ये यहाँ पे देखो, ऐसे तो वह कौन था? यहाँ पे कौन था बेटे? हाथी। कौन था? हाथी तो कर रहा था, पत्थर ढो रहा था। तो ये हाथी के लिए क्या यूज किया यहाँ पे बेटा? वह यूज किया। तो यहाँ पे हाथी के नाम की जगह वह आ गया। तो सर्वनाम मैंने अभी बताया जो सबके नाम की जगह आए। तो हाथी के नाम की जगह वह आया है, तो वह हो गया सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है, वह। तो ये खा वाले को हम सर्कल को डार्क कर देंगे। गद्यांश में किस शब्द का अर्थ है जिस पर सभी की एक राय हो? अभी बताया ना मैंने कि एक जैसी राय है तो उसको क्या बोलेंगे? अभी उसका मीनिंग बताया था मैंने। लड़ाई, सर्वसम्मति, एकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वसम्मति क्या बोलेंगे बेटे? सर्वसम्मति, ठीक है। अभी इसका कौन सा हो जाएगा बेटा? वहाँ पे अच्छे से डार्क करना। आप यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता मुझे, इसलिए नहीं कर रही मैं। अच्छे से आप इसको डार्क कर देना, ठीक है। अभी चलते हैं इस पे। निम्न शब्दों में रानी का पुल्लिंग बताएं। अब रानी का पुल्लिंग, रानी क्या है बेटे? स्त्रीलिंग। तो लिंग बदलो भी मैं आपको करवाऊंगी। अभी देखो ध्यान से इसमें। तो रानी का क्या होगा? राजाओं, राजा। क और ख दोनों सही हैं, केवल ख गलत है। कौन सा होगा बेटे? राजा। आंसर क्या होगा रानी का? राजा। राजाओं, तो इसका वचन बदलो हो गया, ठीक है। तो रानी का पुल्लिंग
राजा, तो सेकंड वाला हमारा आंसर हो गया। निम्न में से प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। प्रशंसा क्या होता है बेटे? तारीफ। ठीक है, इसका विलोम बताना। निंदा, अप्रशंसा, नाराज, गुस्सा। आंसर हुआ बेटे निंदा। निंदा मतलब किसी की आलोचना करना, बुराई करना। ठीक है, तो प्रशंसा यानी कि तारीफ, निंदा यानी कि बुराई। तो इसका हो गया ये वाला आंसर और हम इसको डार्क कर देंगे। समझ आ रहा है बेटे? समझ आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अगला देखते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ना है। काव्यांश। काव्यांश क्या होता है मेरे बच्चों? काव्यांश होता है किसी भी काव्य जो कविता है उसका कोई अंश यानी कि टुकड़ा। ठीक है, ये कोई कविता का पार्ट लिया हुआ है। इसको पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 से 10 इसी पे आधारित है। मेरा देश स्वच्छ समृद्ध संपन्न मेरा देश रहे, देश रहे। हर बालक बालिका खुश रहे, मेरा देश रहे। मिले बुनियादी शिक्षा, संस्कारों से पल्वित पुष्पित, कुसुम नित्य खिले खिलते रहे, मेरा देश रहे। देखो बेटे, इसमें क्या कह रखा कि मेरा देश स्वच्छ समृद्ध और संपन्न रहे, यानी कि सफाई हो मेरे देश में सारी चीज़ें हों, पूरा संपन्न हो। मेरे देश का बालक बालिका खुश रहे, उसे पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं मिलें, संस्कारों से पल्वित हो, यहाँ पे सारे संस्कार हों, पुष्पित कुसुम नित्य खिले, और यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हों। कुसुम होता बेटे फूल, नित्य मतलब रोजाना, खिलते रहे, मेरा देश रहे, मेरा देश रहे। ठीक है, अब देखो निम्न शब्दों में बालिका का पुल्लिंग। अभी मैंने लिंग बताया था ना। लिंग बेटा देखो, एक तो मेल के होते हैं, फीमेल के, यानी कि या तो पुरुष वाले होंगे या स्त्री वाले होंगे। ठीक है, पुरुष वालों को बोलते हैं पुल्लिंग और स्त्री वालों को स्त्रीलिंग। अब बालिका स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग बताना, तो क्या बोलेंगे? आदमी, औरत, बालक। देखो बेटा, अगर आपको आता भी तो भी, आता नहीं है तो भी पता चल जाएगा ऑप्शन से। बालक, बालिका। बालक हो गया पुल्लिंग, बालिका होगी स्त्रीलिंग। तो हमारा आंसर हो गया ग वाला। ठीक है, अभी अगला देखते हैं बच्चा। निम्न शब्दों में कुसुम शब्द किसका समानार्थी है? समानार्थी जिसका सेम अर्थ निकले, सेम अर्थ निकले। जैसे इसको देखते हैं, कुसुम चिड़िया, फूल, पहाड़, धरती। अभी मैंने आपको बताया था कुसुम को क्या कहते हैं? फूल भी कहते हैं। फूल का अर्थ भी कुसुम है और कुसुम का अर्थ भी फूल है। इन दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया फूल हमारा आंसर, और सेकंड काम कर देंगे डार्क। निम्न शब्दों में खुश शब्द का विलोम बताइए। विलोम क्या होता है बच्चा? उल्टा। जैसे ऊपर नीचे, अच्छा बुरा। ऐसे ही खुश का क्या होगा? गुस्सा, अच्छा बुरा, ना खुश क्या होगा बेटे? ना खुश। तो ग वाला डार्क करेंगे। ठीक है, अभी चलते अगले में। खुश रहे मेरा देश रहे, दिए गए वाक्य में सर्वनाम बताइए। सर्वनाम अभी बताया था मैंने, सबका नाम। यहाँ पे खुश रहे नहीं होगा, देश रहे नहीं, मेरा, मेरा की जगह किसी का भी नाम आएगा, यानी कि आपका। आप कौन हो? जैसे आपका नाम अमन है, अमन का देश रहे। ठीक है, इस तरीके से अमन की जगह यहाँ पे मान लो क्या यूज़ कर दिया? मेरा। वो तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा, ये किसी के भी नाम की जगह मेरा यूज़ किया है, तो सर्वनाम हो गया मेरा। ज़्यादातर सर्वनाम होते मैं, मेरा, तुम, वह, अपने, तो पहचान रखना इन चीज़ों की। ठीक है, अब देखते हैं अगला। निम्न शब्दों में से समृद्ध का अर्थ बताइए। समृद्ध का अर्थ क्या होगा बेटे? दुख, नुकसान, संपन्न, परेशान। संपन्न यानी कि सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ होना, तो ये क्या हो गया? संपन्न। तो हमारा आंसर हो गया ग वाला। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं अगला वाला। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त चित्र को देखकर बताएं कि ये किसका चित्र है। किसका है बेटे? ये है बेटे अग्निशामक यंत्र। जब कभी भी आग लग जाती है तो इसका यूज़ किया जाता है, तो इसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। ठीक है, और ऑप्शन क्या थे? सिलेंडर। सिलेंडर जैसा लग रहा है बेटे, लेकिन देखो ऊपर इसमें पहचान के लिए ये चीज़ें, ये देखो। ठीक है, तापमापी, थर्मामीटर आपने देखा हुआ है, एलपीजी भी देखी हुई है। तो हमारा आंसर हो गया अग्निशामक यंत्र। आग लगने की स्थिति में सहायता के लिए किसे फ़ोन किया जाएगा? अभी मैंने 3rd क्लास के पेपर में भी सेम क्वेश्चन देखा था, मैंने उन बच्चों को कमेंट करने को बोला है।
चलो मैं आपको तो पता ही है तो बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो बेटे ये है इसका, किस पे करेंगे, 101 पे। जब भी आग लग जाती है तो हम कहाँ कॉल करेंगे, 101 में। और पुलिस को कॉल करना तो किस पे करते हैं, 100 पे। एम्बुलेंस को कॉल करना तो बेटे किस पे करेंगे, 102 पे, ठीक है, 102 पे। और 1092 ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ठीक है। और बेटे इनको याद करना है, बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, तो उन सबको याद कर लेना कि किसके लिए किसको करेंगे। तो इसका आंसर तो हो गया हमारा कौन सा, सबसे पहले वाला, इसको हम डार्क कर देंगे। और इस वाले में भी ये वाला डार्क कर देंगे, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं। आग बुझाने में सहायता के लिए किसे सूचित किया जाता है। आग बुझाने में सहायता के लिए किसे सूचित करेंगे बेटे, जल सेवा केंद्र, चिकित्सा केंद्र, दमकल केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र। किसको करेंगे, दमकल केंद्र को। किसको करेंगे बेटे, दमकल केंद्र को। ये बुझाने के लिए आते हैं, फायर स्टेशन होते हैं, ठीक है। निम्न में से आग शब्द का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची वही सेम अर्थ वाला कौन सा होगा, अग्नि, ईंधन, गर्मी, मतलब जिसका आग ही मीनिंग है, कौन सा है। तो इनमें इसका आंसर हो गया बेटे अग्नि, ठीक है। तो पहले वाले पे सर्कल कर देंगे डार्क। पिंकी ने जाकर दोनों भाइयों के जमीन के झगड़े में आग में घी डाल दिया। इस वाक्य में आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है। आग लगाना, नाराज होना, क्रोध को अधिक भड़काना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेटे इसका आंसर होगा क्रोध में को अधिक भड़काना। यानी कि जैसे मान लो दो लोगों की लड़ाई हो रही है और हम भी जाके उनको ऐसी ही बातें करें कि हाँ जी बिल्कुल ऐसे ऐसे गलत किया इसने, तो क्या होगा, लड़ाई भड़केगी ना। तो आंसर क्या हुआ बेटे हमारा ग, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगले हैं आपके ईवीएस के। निम्न में से कौन सा जानवर फर्श पर रेंग कर चलता है। कौन सा जानवर चलता है, सांप, चींटी, मेंढक, बिच्छू। तो बेटे इसका आंसर क्या है, सांप। आप सबने देखा है रेंग के चलता है ना। अगला देखो, निम्न में से कौन सा उत्पाद आम के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है। आम से कौन सा बनाया जाता है, जैम और जेली, रस, अचार, उपयुक्त सभी। सारी चीजें बनाई जाती हैं, आपने देखी भी है, देखी है ना आम से बनी हुई। तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला बेटा, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। शेर, घोड़ा, भेड़, ऊंट। तो बेटे ऊंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऊंट को। इसको ध्यान रखना आप लोगों ने। निम्न में से किससे गंध नहीं आती। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें से गंध नहीं आती। पुदीना आती है, पालक आती है ना बेटे, पालक से, धनिये से भी खुशबू आती है। केवल पानी ऐसा बेटे जिसमें से कोई गंध नहीं आती और जिसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला इसका ऑप्शन हो गया ग। केवल पौधे खाने वाले जानवरों को क्या कहते हैं। केवल पौधे, जो बस पौधे खाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे बेटे, मांसाहारी यानी कि मांस खाता है, शाकाहारी केवल पौधे खाता है, सर्वाहारी दोनों चीज खा लेता है जो मिलता है उसे। तो बेटे आंसर होगा शाकाहारी, ठीक है। तो बी वाला आंसर कर देंगे। अगला है बेटा, पौधे जमीन में से पानी अपनी डैश द्वारा लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं बेटे, पत्तियों द्वारा, फल द्वारा, शाखाओं द्वारा, जड़ द्वारा। तो बेटे आंसर होगा जड़ों द्वारा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, घ वाला। इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। सपेरे सांपों को किस में रखते हैं। किस में रखते हैं बेटे, टीन के बॉक्स में, कपड़े की थैली में, इनमें से किसी में नहीं। बांस की टोकरी में, किस में रखते हैं, बांस की टोकरी में। खा वाला इसका आंसर हो गया। नेत्रहीन लोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली, नेत्रहीन बेटे ब्लाइंड, जिसकी आंखें नहीं है, जो देख नहीं पाते हैं, किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। लेजर लिपि, ब्रेल लिपि, चार्ल्स लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो बेटे इसका आंसर है ब्रेल लिपि, ठीक है। तो 23 वाला हम डार्क कर देंगे, ठीक है। आपकी बहन के पति का आपसे क्या रिश्ता है। क्या रिश्ता होगा बेटे बहन के पति का, भाई नहीं, चाचा नहीं, दादाजी, जीजाजी। क्या होगा बेटे, जीजाजी। तो बहुत ही आसान था, तो 4 वाला हम इसको डार्क कर देंगे। अब अगले पे चलते हैं बेटे।
निम्न में से किस पक्षी की देखने की शक्ति तेज नहीं होती? गिद्ध की बहुत तेज होती है, दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेता है। कबूतर, बाज की भी तेज होती है, चील की भी तेज होती है। तो बेटे क्या आंसर आया? कबूतर की तेज नहीं होती। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। रिया के घर में पानी की किल्लत है। रिया के घर में पानी की किल्लत यानी कि बेटे कमी है पानी की। उससे अपने पौधों को कैसे पानी देना चाहिए? भाई उसके पौधे हैं जो कैसे पानी देगी? बारिश का इकट्ठा किया पानी प्रयोग करे, बर्तन धोने के लिए बचा गंदा पानी उपयोग करे, स्वच्छ पेयजल प्रयोग करे, कपड़े धोने के बाद बचा साबुन का पानी प्रयोग करे। तो बेटे इसका आंसर हो सकता है बारिश का इकट्ठा किया गया पानी का प्रयोग करे। तो इसका आंसर हो गया क वाला। ठीक है, कॉफी बीन्स की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? कॉफी बीन्स की उत्पत्ति कहाँ हुई थी बेटे? अफ्रीका में। कहाँ पे हुई थी? अफ्रीका में। तो इसका आंसर हो गया ग वाला। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। मुझे वैसे कॉफी बीन्स वाला अफ्रीका लग रहा है, अगर कोई चेंज हो तो आप बता देना। ठीक है, ये आपको बिल्कुल श्योर करना मुझे इसका आंसर यही है या नहीं। अगला है, जंगलों में बीज मानव द्वारा नहीं बोए जाते जैसा कि फसल उत्पादन में किया जाता है। बीज जंगल के किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? बेटे देखो, फसल कोई बोई जाती है तो किसान उसके बीज बोता है, लेकिन जंगलों में तो कोई बीज नहीं बोता, तो कौन फैलाता है उनको? हवा, पानी, पक्षी। पानी जिराफ शेर, हवा जिराफ बाघ, चिड़िया बंदर शेर। आंसर होगा बेटे हवा, पानी, पक्षी। ठीक है, पानी में बह के चले जाते हैं, पक्षी इधर उधर डाल देते हैं, हवा में उड़ के चले जाते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया क वाला। ठीक है, पौधों के बीजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा बिल्कुल सत्य है? सभी पौधों के बीज एक ही प्रकार के होते हैं। क्या सभी के एक जैसे होते हैं? अमरूद का, सेब का, नींबू का एक जैसे बीज है? आप सोचो, सभी पौधों के बीज एक ही आकार के एक जैसे होते हैं भाई? आड़ू का बीज, आम का बीज, सेब का बीज एक जैसे होते हैं? सभी स्वस्थ बीज अंकुरित होते हैं यानी कि उनसे छोटा सा पौधा निकलता है। सभी पौधों के बीजों के 2 भाग होते हैं। अब आप बताओ मुझे आंसर। तो आंसर हो गया बेटे ये वाला कि जो भी स्वस्थ बीज है वो अंकुरित जरूर होगा। तो आंसर हो गया ग वाला। ठीक है बेटा, अब अगले में देखते हैं। एक शिल्पकार द्वारा पत्थरों को तराशने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं? एक शिल्पकार है, उसे पत्थरों को तराशना है। तराशना समझते हो? कोई भी शेप देनी है, तो कौन से उपकरण यूज करेगा? तलवार और चाक, कुदाल हथौड़ा, छेनी और हथौड़ा, आरी और कुदाल। आपने अकबर वाला चैप्टर पढ़ा था ना? उस चैप्टर में कौन सा यूज करता है वो तराशने के लिए? अकबर के चैप्टर में एक बच्चा होता है, छेनी और हथौड़ा। आंसर क्या होगा बेटे इसका? छेनी और हथौड़ा, ग वाला। आपकी हिंदी की बुक में है, घंटियों वाला कोई चैप्टर है ना, उसमें इसका बिल्कुल आंसर आपको मिल सकता है। अब आगे हम मैथ्स में। दिए गए समषटभुज, षट मतलब 6 भुजाएं हो जिसकी, ठीक है, षटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी भी 12, इसकी भी 12, इसकी भी 12, इसकी भी और इसकी भी। तो षटभुज का परिमाप क्या होता है बेटे? परिमाप से हमेशा एक बात याद रखना, जितनी भी भुजाएं हैं ना सबका जोड़ परिमाप होता है। ठीक है बच्चे, तो इसने क्या कहा कि हर एक भुजा की कितनी है? 12 है। तो कितनी है टोटल भुजाएं? 6 हैं। तो आप बताओ 12 की टेबल को 6 तक लेके जाओ। 12 6 जा 72, 12 6 72। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा आंसर ढूंढो कौन सा है? 72। यहाँ पे 6 टाइम 12 को ऐड कर देगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटे? 72। ठीक है, अब सारे मैं ऐड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन आपको इतना टेबल तो आना ही चाहिए, आप 5th क्लास में हैं। अब अगला देखो, दिए गए पत्तों का 2/6 भाग ज्ञात करो। पहले तो हम पत्ते गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बेटे पत्ते हैं टोटल 18। अब इन्होंने हमसे कौन सा कितना भाग पूछा है?
2/6 मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे बेटे ऐसे। अब बताओ 6 की टेबल में 18 कितने पे आता है? 6 6 दूनी 12, 6 तिये 18, ठीक है। अब 3 की और 2 के आपस में गुना कर दो, कितना हुआ? 3 दूनी 6, आंसर आ गया हमारा बेटे 6, ठीक है। 6 आंसर आ गया, ये वाले को हम दाग कर देंगे, ठीक है। अब अगला देखो बेटे, एक कूट भाषा में रीना को ये QDDMHZ लिखा है, आप इसको राखी को इसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे? सबसे पहले बेटे समझो, इंग्लिश अल्फाबेट में आर से पहले क्या आता है? क्यू आता है, ठीक है। एक मिनट, ई से पहले क्या आता है? डी आता है, ठीक है। एन से पहले क्या आता है? एम आता है। ए से पहले क्या आता है? जेड आता है। तो यानी कि पहले वाला लिख रखा। अब मुझे बताओ, आर से पहले क्या आता है? क्यू। ए से पहले क्या आएगा? जेड। के से पहले क्या आता है? बताओ, सोचो, जे। अब इतना ही निकालो और इनमें देखो कौन से मिल रहा है? इससे मिल रहा है, तो फट देन से निकाल दो। पूरा भी निकाल सकते हो। एच से पहले क्या आएगा? क्या आएगा? जी। और आई से पहले एच, ठीक है। पूरा भी निकाल सकते हो, लेकिन जल्दी करना तो ऑप्शन से हम देख सकते हैं, पर आपके पास टाइम होगा तो आप आराम से करना, पूरा निकाल लेना, ठीक है बेटे। तो इसका हो गया ग, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सीमा को उसके शिक्षक ने समकोण, समकोण होता है राइट एंगल, का चित्र बनाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि समकोण कितने डिग्री का होता है? बता सकते हो बेटे? बिल्कुल बता सकते हैं आप। कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री का होता है समकोण? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। हमेशा राइट एंगल को याद रखेंगे, 90 डिग्री का होता है, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगला चलते हैं, 90 डिग्री पे टिक लगाते हैं। छवि अपनी नानी के घर जा रही है। अपने शहर दिल्ली से नानी के शहर मेरठ की दूरी मापने के लिए छवि किस इकाई का प्रयोग करेगी? देखो बेटे, कोई भी छोटी दूरी होती है बिल्कुल, तो हम किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में मापते हैं। उससे थोड़ी ज़्यादा है मीटर में, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई ना दिल्ली से और मेरठ की दूरी, तो सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर। दूरी यानी कि दूरी को बड़े लेवल पे मापी जाएगी। तो छोटी मोटी चीज़ों की होती तो हम मीटर और इसमें माप लेते हैं, लेकिन किस में मापी जाएगी? ये किलोमीटर में। जैसे आपको बोला गया था रस्सी वगैरह मापने के लिए, तो आपने मीटर में माप दी, लेकिन यहाँ पे हमने दूरी मापनी है दो स्थानों के बीच की। कभी भी दो स्थानों के बीच की दूरी मापनी है तो किसका प्रयोग करेंगे? किलोमीटर का। किसका प्रयोग करेंगे बेटे? किलोमीटर का। घ वाला इसका आंसर हो गया। अगला है बच्चे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर बताओ। देखो बेटे, पहले हम 5 अंकों वाले लिखते हैं। क्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? ये 5 9 हो गए ना, 5 टाइम 9 लिखा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 4 अंकों की सबसे छोटी हमें पता है, 1 लगाया और उसके बाद जितनी है 0 लगा दी, ये 4 अंक हो गए। अब इनका अंतर पूछा। अंतर होता है बेटे माइनस करना। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 1 8, 9 का 9, 9 8 999, ये इसका 98,999, ये इसका आंसर हो गया। कौन से नंबर पे है? ग पे। समझ आया बेटे? अब चलते हैं हम अगले पे। आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा भाग का प्रयोग करें? देखो बेटे, ध्यान से देखो इनको। एक बॉक्स भरा हुआ है, उससे अगला खाली है, फिर भरा हुआ, तो इससे अगला कौन सा होगा? खाली वाला होगा। तो खाली इनमें से कौन सा? ये वाला, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? देखते ही पता चल रहा है ये वाला खाली है, तो इसका आंसर हो गया बेटे क वाला, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चे, अजय के पास एक चॉकलेट है। अजय के पास कितनी चॉकलेट है? एक चॉकलेट है, ठीक है। देखो बेटे, कोई भी चॉकलेट है, मान लो ये चॉकलेट है, ठीक है। चॉकलेट ली और इसके कितने टुकड़े कर लिए? आसानी भाषा में समझाने के चक्कर में मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है बेटे। ये इक्वल है, ठीक है, इसमें दिख नहीं रहे हैं पर इक्वल बना दिए। अजय के पास एक चॉकलेट थी, 12 टुकड़े कर लिए और इसका 1/3 भाग मोहित को दे दिया। 1/3 भाग, टोटल थे 12 टुकड़े और इसका 1/3 भाग। ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई। 3 की टेबल में 12 कब पे आता है? 3 चौके 12, यानी कि 4 भाग किसको दे दिए बेटे?
4 भाग इसने दे दिए किसको? मोहित को। अब 1/2 भाग अमन को दिया। अब 12 का 1/2, 2 की टेबल में 6 पे आया 12, तो 6 भाग किसको दे दिए? 1 2 3 4 5 6, 6 भाग किसको दिए बेटे? अमन को दिए। अब पूछा अजय के पास कितना रह गया? कितना रहा? 1 और 2, 2। टोटल टुकड़े कितने करे थे बेटे? 12। ये आंसर कहाँ पे दिख रहा? ये दिख रहा। कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया, अपना निकाला और यहाँ पे सर्कल कर दिया। ठीक है, 2 टुकड़े बचे ना उसके पास। समझ में आया आप लोगों की? अब अगला देखते हैं। दीप्ति ने एक संख्या लिखी, इसे शब्दों में सही ढंग से कैसे लिखोगे? अब देखो बेटे, सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे? इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यहाँ बना लेंगे हम। बना लिया। अब देखो, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 95,746 क्या बना? 95,746 किस में है ये? 95,646, 600 तो है ही नहीं इसमें। 85,000, 85 तो कहीं है ही नहीं, ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया। 95,846, 8 भी कहीं नहीं है, ये भी गया। 95,746, बिल्कुल आपको ऑप्शन देख के भी पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा है। ठीक है, अब चलते हैं बेटे अगले पे। एक आयताकार फर्श पर टाइल लगानी है। आयताकार पता है ना, आमने सामने की भुजा समान होना। यदि एक टाइल का मूल्य 56 रुपये हो तो वहां पर लगाई जाने वाली 9 टाइलों का मूल्य कितना होगा? कुल व्यय होता मतलब खर्चा कितना किया जाएगा। अब बेटे आपको पता चल गया, एक टाइल का कितना है? 56। इन्होंने हमसे कितने का पूछा? 9 का पूछा। लेकिन बेटे हम इसको जल्दी सॉल्व करना तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही नंबर लिखते हैं और जितनी जीरो यहाँ पे उतनी लगा देते हैं। लग गई। और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? 50। क्या माइनस करेंगे? 56। अब 56 माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि हमने एक ज़्यादा ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो 10 में से 6 गया, बताओ क्या हुआ? 4। 10 में से 6 क्यों? इसने एक इससे कैरी ले लिया था। 5 में से 5 गया 0, 5 का 5, 504। अब आप सोचोगे अरे मैम जल्दी जल्दी बता दिया, हमें समझ नहीं आया 10 से क्यों किया। बेटे 10 से इजीली हो जाता है, आप सीधा 9 से भी कर सकते हो। 56 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही 9 छिका 54, 9 पंजे 45, 45 और 5 50। आया ना यही आंसर। ये आसान तरीका था जिसमें टाइम नहीं लगना था। ये आपको 9 की टेबल आती है तो ये भी अच्छे से कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर हमारा यही आना है। अगले पे देखते हैं। किसी एक छाते का मूल्य 89 रुपये 95 पैसे है। ठीक है, 89.95 रुपये है। अगर पुनीत दुकानदार को 100 रुपये दे तो कितने पैसे वापस मिलेंगे? देखो बेटे 100 रुपये दिए उसने, सबसे माइनस करना है। ये इसने दिए 100 रुपये, यहाँ पे बना लेंगे हम पैसे। ठीक है, और कितने दिए उसने? 89 रुपये और डेसिमल के बाद का डेसिमल के, दशमलव के बाद का दशमलव के में लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस करते हैं। अब देखो बेटे इसके पास 0 तो ये इसके पास गया, ये इसके पास और यहाँ से मिल गया इसको 1। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10। 10 में से 5 गया 5। माइनस करना तो आता है ना आपको। यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 9 0। जहाँ पे डेसिमल है बच्चा वहीं डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, 9 में से 9 0, 9 में से 8। अब यहाँ 9 क्यों? क्योंकि इससे इसने लिया जब 10 हो गए थे और यहाँ दिया तो 9 में से 8 1। तो ये कहाँ पे आंसर? ये वाला 10 रुपये 05 पैसे। ठीक है, ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ग वाला। तो ग वाले में हम सर्कल कर देंगे, यहाँ पे ख वाले में सर्कल करेंगे। ठीक है, अब अगला देखो बेटा। सीता की माता जी दोपहर का भोजन 2:15 पर खाती है। कौन सी घड़ी उनके खाना खाने का समय सही दिखा रही है? 2 बजकर, यानी कि 2 घंटे, जो घंटे वाली सुई है वो 2 पर होनी चाहिए, मिनट वाली सुई उस पर होनी चाहिए कि जिससे 15 मिनट हो। हम देखते हैं कैसे होगा।
पहले वाले में क्या क्या है भाई, 3 पे है, दोनों सुई घंटे की और वो भी, तो ये तो हो गया हमारा गलत। और ये वाली इसमें क्या बेटे, ये 3 पे और ये 9 पे है, तो ये भी हो गया गलत। अब देखो ये वाली घंटे वाली सुई 2 पे, बिल्कुल ठीक। मिनट वाली सुई 3 पे, हमें पता है मिनट वाली सुई जितने पे होती है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 पंजे 15। आंसर हमारा यही वाला हो गया। तो 2:15 इसी में दिखा रखे, तो ग हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप सभी को टाइम देखना आता होगा अच्छे से। अब है बेटे, तुला का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? अब ये बताओ, तराजू किस लिए यूज की जाती है? कोई भी वेट की चीज यानी कि भार की चीज मापने के लिए, लंबाई किसी की लेंथ मापनी हो, धारिता यानी कि कोई भी लिक्विड चीज मापनी हो, समय यानी कि टाइम, बताओ किसका यूज होगा? कोई भी, जैसे आलू लेने गए, आलू में वेट होता है, तो ऐसी चीजों के लिए क्या होगा, तराजू का प्रयोग किया जाएगा। तो ये वाला आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चे, अब अगला देखते हैं। यदि 200 ईंटों का मूल्य 18,000 रुपये है, तो एक ईंट का, जब भी बेटे ज़्यादा का दे रखा और एक का पूछा हो तो हमेशा डिवाइड होता है, तो 18,000 लिखेंगे हम यहाँ पे, बटे में लिखेंगे 200, लिख दिया। अब देखो, अब जितनी जीरो नीचे हैं उतनी ही ऊपर से काट दो, काट दी। अब बचा 180। अब बताओ 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आएगा? 2 9 जा 18, 2 निमा 18, एक जीरो बची तो जीरो की जीरो चढ़ा दी। ठीक है, तो कितना कॉस्ट आया एक ईंट का? 90 रुपये। कितना आया? 90 रुपये। इनमें से कौन सा पैलिंड्रोम है? पैलिंड्रोम होता है बेटे उस नंबर को, चाहे देखो जैसे 1 2 1, अगर मैं इसे उल्टा करके लिखूं, यहाँ से लगूं, तो भी 1 2 1 ऐसे आएगा, यानी कि रिवर्स करने पर भी वही नंबर बने। तो देखो इसको रिवर्स करेंगे तो गलत बन जाएगा ना, 7 1 8 4 7, सेम तो नहीं बना, गलत हो गया। अब अगर इसको करेंगे तो भी गलत हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा, पैलिंड्रोम नहीं होगा। और जैसे अम्मा को ये लिखो AMMA, अगर मैं इसको यहाँ से लिखती हूँ तो भी यही बन रहा AMMA, तो आंसर कौन सा हुआ? ये वाला। ठीक है, ग वाला हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ बेटे आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से पेपर करना है आपको, इसके आधार पर ही ऐसी ही आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बेटे ऐसी ही वीडियो के साथ। बच्चे मैं मेधावी की भी तैयारी करा रही हूँ, एक पेपर मैंने पूरा डाला है पार्ट वाइज, आप उसको भी देख सकते हैं। लाइक करना ना भूलना। बोनस का एक सवाल पूछते हैं आपसे, भारत में इस समय कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।